नमस्कार, शाम के 6 बज गए। आप देख रहे हैं खबर एक मिनट में आप देखेंगे पूरी खबर विस्तार से। वाराणसी बम ब्लास्ट केस में 16 साल के बाद पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। गाजियाबाद की जिला कोर्ट ने दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई। वाराणसी बम ब्लास्ट केस में दोषी वलीउल्लाह को गाजियाबाद की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वाराणसी में 7 मार्च 2006 को संकट मोचन मंदिर, कैंट रेलवे स्टेशन और दशाश्वमेध घाट पर बम ने काशीवासियों को दहला दिया था। आज कोर्ट ने उन सभी पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी राहत दी। को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मृत्युदंड और 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है और तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए और उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय से उसे पुष्ट न कर दिया जाए। इस आतंकी घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसी शाम को दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोटक मिले थे। पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को इस मामले में इलाहाबाद के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को लखनऊ के गोसाईगंज इलाके से गिरफ्तार किया था। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। आज बीजेपी और एसपी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया और दोनों जीत का दावा कर रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की ओर से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पर्चा भरा। नामांकन के दौरान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने इस बार के चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। पिछली बार भी जनता जनार्दन का जबरदस्त आशीर्वाद मिला था जी। वह आशीर्वाद आजमगढ़ के लोकसभा के लोगों का मन है और मन भी बन चुका है जी। इस बार बीजेपी का कमल खिलाना है और दिनेश जी को लोकसभा में भेजना है। उधर आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में एसपी की ओर से धर्मेंद्र यादव ने पर्चा भरा। नामांकन भरने के बाद धर्मेंद्र यादव ने उपचुनाव में अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और आगे भी रहेगा। मैं समझता हूँ आजमगढ़ के जनता के बीच समाजवादियों को ये हम समाजवादियों का सौभाग्य है कि आजमगढ़ की जनता ने कभी चुनौती के तौर पे समाजवादियों को महसूस ही नहीं होने दिया। बात अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे की 15 जून अयोध्या आएंगे और उनके दौरे की तैयारियों को लेकर आज शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद होटल पंचशील में शिवसेना नेता संजय राउत ने मीडिया से बातचीत की। आदित्य ठाकरे की अयोध्या यात्रा की जानकारी देते हुए संजय राउत ने कहा कि अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी पर वार किए गए हैं। वहीं संजय राउत ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण की तारीफ करते नजर आए। राज ठाकरे के खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह के विरोध पर राउत ने कहा कि बृजभूषण बड़े नेता हैं। उनके अपनी एक नेतृत्व है, नेताजी है, उनका अपना एक माहौल बनाने का उनका एक तरीका है और देश के कुश्तीगर संगठन के अध्यक्ष है, पहलवान आदमी है, मल्ल है। वो किसी दबाव में आने वाले आदमी नहीं है। हम उनको बहुत नजदीक से पहचानते हैं, जरूर हमारी उनकी मित्रता है। दरअसल 15 जून को आदित्य ठाकरे अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। इसी यात्रा की तैयारियों को लेकर संजय राउत अयोध्या में थे। खबर सहारनपुर से, जहां पर एक युवती ने दूसरे समुदाय के युवक पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। आरोप है कि दूसरे धर्म का युवक सौरभ बनकर प्रेम जाल में फंसाया, फिर शारीरिक शोषण करता था। सहारनपुर में लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी सुहेल की तलाश तेज कर दी गई है। सुहेल के राजस्थान में छिपे होने की खबर आ रही है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि जल्द ही जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। कल थाना कोतवाली देहात में एक पीड़िता आई थी। उसने बताया कि उससे एक दूसरे धर्म के व्यक्ति सुहेल ने नाजायज संबंध बनाए और शादी का झांसा दिया और अपने घर वालों को भी इसमें लगाया कि वो धर्म परिवर्तन करके उससे शादी कर ले। इस संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया है। सुहेल की तलाश की जा रही है। सुहेल के बारे में जानकारी हुआ कि राजस्थान में कहीं है। पूरे मामले की साक्ष्य के ठोस साक्ष्य के क्रम में विवेचना के बाद जो भी स्थिति है इसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आरोप के मुताबिक सुहेल नामक शख्स ने नाम और धर्म बदलकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया
और शादी के बाद धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन युवती ने इससे इनकार करते हुए आरोपी सुहेल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। हापुड़ में पटाखा फैक्ट्री में धमाके से शाहजहांपुर के 10 मजदूरों की मौत हो गई। रविवार को 10 शवों के पोस्टमार्टम होने के बाद देर रात शवों को भंडेरी गांव में पहुंचा दिया गया। सीएम के आदेश पर 2-2 लाख सहायता राशि का ऐलान कर दिया गया है। शाहजहांपुर के कांठ इलाके के भंडेरी गांव में पिछले 2 दिनों से मातम पसरा है। इस गांव के 40 मजदूर हापुड़ की पटाखा फैक्ट्री में काम करने गए थे। पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद इस गांव के 10 मजदूरों की मौत हो गई। रविवार देर रात हापुड़ में 10 मजदूरों के पोस्टमार्टम किए गए, जिसके बाद सभी 10 शवों को उनके गांव भेज दिया गया, जहां उन शवों के अंतिम संस्कार किए गए। परिवार वालों को ढांढस बंधाने के लिए प्रशासनिक अमला भंडेरी गांव पहुंचा और परिवार वालों से मुलाकात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद पीड़ित परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। 10 लोगों की पुष्टि हुई है, 10 लोगों की बॉडी भी आ चुकी है। पोस्टमार्टम लगभग सबका हो चुका है, बॉडी आने वाली है और ये जो शासन द्वारा अनुबंध सुविधाएं हो इनको दी जाएंगी। जो हमारे शासनादेश में अगर जमीन है जो कैजुअलिटी में आते तो हमारी जो व्यवस्था नॉर्म्स है उसमें तो कोई कोताही बढ़ती नहीं, यानी तो देनी है। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से पारिवारिक जमीन के पट्टे और बीमा योजना के जरिए भी लाभ देने का ऐलान किया गया है। स्थानीय लोगों ने भी इन गरीब परिवारों को और आर्थिक सहायता देने के लिए प्रशासन से मांग की है। कानपुर में संजीत हत्याकांड को लेकर सीबीआई की छानबीन जारी है। पिछले 3 दिन तक आपको बताएं कि सीबीआई ने बर्रा इलाके के साक्ष्य जुटाए हैं। अब रिपोर्ट की चार्जशीट तैयार कर रही है। कानपुर के बहुचर्चित संजीत हत्याकांड को लेकर सीबीआई की टीम ने 3 दिन तक बर्रा इलाके में साक्ष्य जुटाए। पिछले करीब 2 साल में ये 5वां मौका था जब सीबीआई की टीम कानपुर पहुंची थी। इस दौरान सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम ने हत्या आरोपियों के बयान दर्ज किए। बताया जा रहा है कि सीबीआई जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। उधर संजीत का परिवार एक बार फिर सीएम योगी से मुलाकात करना चाहता है, लेकिन सीबीआई की जांच देरी से होने के कारण मेरे भाई का कोई भी साक्ष्य नहीं मिल पाया है, जैसे उसकी बॉडी, उसके बैग, उसके कपड़े, उसके शूज। इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आपको बता दें कि 26 जून 2020 को लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का अपहरण हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने संजीत की हत्या कर उसका शव पांडु नदी में फेंकने की बात कही थी। लेकिन करीब 2 साल बाद भी संजीत का शव पुलिस बरामद नहीं कर सकी। खबर जहां पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है। अवैध संबंध को विरोध करने पर एक बेटे ने अपनी भाभी के साथ मिलकर मां की लाठी से पीट कर हत्या कर डाली। यही नहीं, आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे शव का अंतिम संस्कार करने के फिराक में थे। तभी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना बिंद की कोतवाली के हसनापुर गाँव की है। सूचना की जाँच हेतु पुलिस मौके पर गाँव में गयी तथा जांच की गई तो मृतका के सिर पर चोटों के निशान पाए गए। इसी आधार पर पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की गला दबाकर हत्या करने की बात की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अभियोग पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना की गई। पीएम रिपोर्ट में गला दबाकर और पीट कर हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने छोटे बेटे और उसकी भाभी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बुजुर्ग मां की हत्या करने की बात कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ लिखा पढ़ी कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। घटना बिंद की कोतवाली इलाके के हसनापुर गांव की है। और अब आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल से बंद हज यात्रा पर लगी रोक के बाद आज से पहला जत्था रवाना हो गया है। उत्तर प्रदेश के नई दिल्ली और लखनऊ से रवाना हुआ है। लखनऊ से पहली फ्लाइट हज के लिए रवाना हुई। अब 15 जून तक लगातार हज यात्री उड़ान भरेंगे। लखनऊ से कुल 4,901 यात्री हज करने जाएंगे। देश में सर्वाधिक यात्री उत्तर प्रदेश से हज यात्रा करने के लिए जाएंगे। इस बार उत्तर प्रदेश को हज यात्रा के लिए 12,000 लोगों का कोटा मिला है। लगातार इस साल जाने का मौका मिला है। सरकार द्वारा जो इंतजाम यहाँ किए गए सरकार द्वारा इंतजाम कुछ सही भी हैं और कुछ हद तक और सही होना चाहिए। हज हाउस से इनके लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। अमौसी एयरपोर्ट से मदीना के लिए विमान रवाना हुआ। हज यात्रा पर जा रहे यात्रियों के साथ हज सेवक भी गए हैं और इस बार हज सेवकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया है। और अब खबर उन लोगों के लिए जो बाइक चलाते और हेलमेट नहीं पहनते। अगर आप बाइक चलाते और हेलमेट नहीं पहनते तो समझिए इस खबर से कि कितना जरूरी है हेलमेट पहनना।
दिल्ली में हेलमेट के चलते एक बाइक सवार की जान बचा ली गई। दरअसल अर्जुनगढ़ इलाके में कई बाइकर्स एक साथ सड़क पर निकले थे, तभी उनकी बहस एक स्कॉर्पियो ड्राइवर से हो गई। इसके बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर ने जानबूझकर बाइकर को टक्कर मार दी। हिट एंड रन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी एक बाइकर को टक्कर मारते हुए फरार हो जाती है, जिससे बाइक सवार घसीटते हुए डिवाइडर से टकराता है। दरअसल 8 से 10 साथी बाइकर रविवार सुबह दिल्ली से गुरुग्राम गए थे और जब वो वापस लौट रहे थे तो अर्जुनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास पीछे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी वाला बाइकर्स के बीच आया और उसने रैश ड्राइविंग शुरू कर दी। इसे एक बाइकर्स के साथ बहस शुरू हो गई। बाइक सवारों से तीखी नोकझोंक के बाद दिल्ली में एक स्कॉर्पियो चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसका वीडियो वायरल होने पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले का संज्ञान लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। उत्तरकाशी में रविवार को सबसे बड़ा सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में एक एक्सपर्ट भी मानने लगे हैं कि पिछले 5 साल में बड़े हादसों में सबसे बड़ा हादसा है। इस साल के शुरुआती 4 महीनों में ही 500 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में गाड़ी चलाना बड़ी चुनौती है। पिछले 5 सालों के आंकड़े बताते हैं हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून के शहरी इलाकों को छोड़कर प्रदेश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में जनवरी से अप्रैल तक 500 से अधिक रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जो कारण सामने आया है वो आया है रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग या लापरवाही से गाड़ी चलाना, जो बेसिकली ड्राइवर इसमें इन्वॉल्व है। इसका अर्थ ये निकलता है कि हमको अभी ड्राइवर पे और काम करने की जरूरत है। इन हादसों में रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग से लेकर गलत ड्राइविंग के 80% से ज्यादा केस हैं। सड़क सुरक्षा समिति से जुड़े अधिकारी मानते हैं कि ड्राइवर को ट्रेनिंग देना बेहद जरूरी हो गया है। आप देखिएगा पहले जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो मिलता था वो लोग जो है सक्सेस रेट था 90% से ऊपर लोग पास हो जाते थे। अब जब से ये हैंड्स हमारे यहाँ शुरू हुआ है ITTR में तो लगभग 60% लोग ही पास हो पा रहे हैं उसमें। तो ड्राइविंग के टेस्ट में जो है हम लोगों ने जो है सुधार किया है, तो इससे जो है निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। बताते हैं पंतनगर में हेलमेट बनाने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने मुस्लिम अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सिडकुल पंतनगर में हेलमेट बनाने वाली कंपनी के 2 मुस्लिम अधिकारियों पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर नौकरी से बाहर करने और उसके धर्म के प्रति गलत टिप्पणी करने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए महिला पर दबाव बनाया गया। इसमें नहीं रहेगी तो उसको कंपनी से बाहर करेंगे, ठीक है। प्लस उन पे धर्म मतलब हम लोग से बोलते हैं धर्म परिवर्तन के लिए बोलते हैं कि जातिवाद करते हैं हमारे साथ कि हिंदू धर्म के लोग ऐसे होते हैं, हिंदू धर्म के लोग वैसे होते हैं। इस तरह से हम लोग को टॉर्चर करते हैं, मानसिक रूप से परेशान करते हैं। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कंपनी गेट पर जमकर बवाल काटा और धरना प्रदर्शन भी किया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद CO सिटी सहित सिडकुल चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और एक अधिकारी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। अपने प्लांट हेड पे और मेन रूप से सुपरवाइजर पे कि अनावश्यक रूप से दबाव बनाना और 354 की जो कंपोनेंट होता है उसको लेकर उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दिया है। तो वो क्योंकि आरोप गंभीर है, तत्काल हमने FIR के रजिस्टर कर रहे हैं और उसमें निष्पक्ष और सद्बुत और तथ्यात्मक आधार पर हम गहनता से विवेचना करेंगे। योगी सरकार में बुलडोजर की कार्रवाई पर ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आंकड़े पेश किए हैं। प्रशांत कुमार ने कहा है कि मार्च 2022 से शासन ने 50 माफिया और पुलिस मुख्यालय में 12 माफिया चिन्हित किए हैं। सभी 62 माफियाओं और उनके गैंग के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। और अब आपको बताएं कि मार्च से मई तक 788 कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। अपराध से अर्जित 6 अरब 61 करोड़ 78 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। मार्च 2022 से मई 2022 तक कुल 788 कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुल 6 अरब 61 करोड़ 78 लाख 5,123 रुपए की अपराध से अर्जित संपत्ति प्रदेश भर में कुर्क की गई है। इसमें सर्वाधिक 2 अरब 32 करोड़ 80 लाख 29,399 रुपए की अवैध संपत्ति का जब्तीकरण मेरठ जोन द्वारा किया गया है। और इसी के साथ खबर 1 मिनट में अभी के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।